Hi students, it's me Rashid Ayub, Professor of Mathematics. Today we are going to discuss the remaining question of the exercise 4.4 part 2 mathematics. Question number 3. Find the equation of the line through the intersection of the line L1 and L2 and intersection of L3 and L4. Okay, the geometry of this question is देखें जी पहले दो लाइन आपको दी हुई है L1 और L2, उन दोनों का आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट दो लाइन दी गई है वो है जी L3 L4, तो वो आपने निकाल लिया। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो लाइंस के और इन दो लाइंस का वो रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर मौजूद है। तो इसके अब दो तीन तरीके हैं जी फाइंड आउट करने के। आप ये पॉइंट भी निकाल ले, ये पॉइंट भी निकाल ले, 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि आप L1 और L2 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, और फिर ये जो आपके पास लाइन है L3 L4, इसका आपने जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि इंटरसेक्शन लाइन अगर आपके पास है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपने इंटरसेक्ट वाली लेनी है वो ये वाला कंसेप्ट होता है L3 + KL4, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी अगर L3 और L4 इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, दोनों लाइंस। तो एनीवे, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, L1 + KL2 = 0 लेके वो जो पॉइंट है इसमें पुट कर लें, तब भी आपके पास लाजमी आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन सेम आएगी। तो मतलब काफ़ी मेथड है। तो सिंपल मेथड में मैंने आपको मतलब क्वेश्चन समझा दिया, अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए। अच्छा, ये टेक्निक मैंने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताई कि आपने इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है। फिर सिंपल आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी, कंपैरिजन मेथड से भी, क्रैमर रूल से भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये L1 L2 आपके पास है, पहले आपने x लिखा तो L2 देख लीजिए, x के कोफिशिएंट को छोड़ दे, बाकी आपके पास क्या बचा है -10 -33 लिख दे, दूसरी लाइन तो 14 29 वो लिख दे, फिर -y लिखिए, ठीक है। अब y वाला कोफिशिएंट छोड़ देना आपने, आपने कौन सा कोफिशिएंट उठाना है जी, x का और कांस्टेंट का। x का कोफिशिएंट क्या है 16 -33 लिख दीजिए। अब y के कोफिशिएंट छोड़ के बाकी दो 12 और 29 वो लिख दीजिए, कांस्टेंट 1 लिखा आपने। अब कौन सा x और y का कोफिशिएंट आएंगे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x 16 आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ y -10 आ गया, 29 है, कोफिशिएंट ऑफ x 12, कोफिशिएंट ऑफ y 14, 12 14। अब ये डिटर्मिनेंट है, आप डिटर्मिनेंट ओपन करें तो ये आ गया आपके पास x और -290 + 462 माइनस y एज इट इज मल्टीप्लाई कीजिए, डिटर्मिनेंट ओपन किया 464 + 396 इज इक्वल टू कांस्टेंट आपके पास, और इनको मल्टीप्लाई किया 16 को 14 से 224 माइनस, और ये माइनस मतलब फार्मूले का माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 120 आपके पास आ गई। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो x ओवर 172, y ओवर 860 नेगेटिव साइन के साथ, और 1/344 आपके पास आ गया। पहले x को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करें, फिर y को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करें। जब आपने x को कांस्टेंट के साथ कंपेयर किया तो 172 इज द कॉमन डिवाइजर फॉर बोथ नंबर, तो 172 से ही कैंसिल कर दे, ये कैंसिल हुआ तो 1 आ गया, ये कैंसिल हुआ तो 2 हो गया, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज 1/2। ऑन द अदर हैंड, अब जब आप इसको y के साथ कंपेयर करेंगे तो आपने y के साथ कंपेयर किया तो ये आपके पास डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो इन दोनों में भी कॉमन डिवाइजर मौजूद है, ये 172 का। 172 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 344, यानी कि 172 को जब इससे डिवाइड किया आपने तो 2 बच गया, इससे डिवाइड किया तो 5 बच गया, नेगेटिव एज इट इज, तो 5/2 इज द y कंपोनेंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते वक्त पहले x कंपोनेंट को लिखना है, फिर y कंपोनेंट को लिखना है। व्हाट इज द x कंपोनेंट 1/2, व्हाट इज द y कंपोनेंट -5/2, तो आपने लिख दिया। अब आप देखें L3 और L4 आपके पास जो दो लाइंस हैं वो भी आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, किसी न किसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो सपोज करें अब रिक्वायर्ड लाइन आपके पास क्या होगी, L3 + KL4 = 0। अब आप देखिए कि जो आपके पास L3 और L4 आपके पास होगा उसमें आपने L3 की वैल्यू पुट कर देनी है, L4 की वैल्यू पुट कर देनी है, प्लस के आपके पास। अब आप देखिए कि आपके पास जो लाइन है ये, आइए इसको आप एज इट इज भी रख सकते हैं, ठीक है, इसी में आप एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दें, या इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे जी एक्स कंपोनेंट यहाँ से और यहाँ से इकट्ठा कर लें, वाई वाले कंपोनेंट इकट्ठा कर लें, कांस्टेंट को इकट्ठा कर लें, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके तब एक्स वाई पुट कर दें, या ऐसे ही रहने दें, इस फॉर्म में भी आप एक्स वाई पुट कर सकते हैं। व्हाट इज एक्स वाई, अब आप देखें कि ये जो आपके पास इंटरसेक्ट लाइंस हैं,
आपने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, क्या ये पॉइंट रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो क्या ये रिक्वायर्ड लाइन के एक्स और वाई कंपोनेंट से रिप्लेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप देखें, तो मैंने x की जगह मैंने लिख दिया सिंस इट पासेस थ्रू 1/2 माइनस 5/2, तो आपने x की जगह इसको पास किया, रिप्लेस किया 1/2 से, y की जगह रिप्लेस किया -5/2 से। तो जब आपने x और y को इससे रिप्लेस कर दिया तो आपने मतलब एक इक्वेशन बन गई, यहाँ से आपने सिंप्लीफिकेशन की और आपके पास k की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? -15/41। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है b की, आपने किसको में पुट करनी है जी? b को a में पुट कर दे, यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं a में। अगर a में पुट कर देंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा, अगर आप b में पुट करें तब भी आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो फिर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 41x हो गया, ये -15x हो गया। 41 में से 15x माइनस किया तो 26x आ गया। ओके, इसी तरह ये 41 y से मल्टीप्लाई होगा, ये 15 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 64y बच गया। 41 -4 से मल्टीप्लाई होगा, -15 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास 134 बच गया। इन दी एंड आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 पे डिवाइड हो रही है सारी टर्म्स, 2 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास 13x, ये 32y प्लस 67 इक्वल टू 0 बच गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 का। Now we are going to move question number 4. Find the condition that the lines, ये पहली लाइन आपके पास, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन are concurrent. Student, first of all you should check what is the mean of the concurrent. देखिए जी, अगर आपके पास एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा लाइंस पास करें, देखिए मैंने कितनी लाइंस ड्रा किया जी? 4 लाइंस, चारों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रही है, तो ये जो पॉइंट आपके पास होगा ये कंकरेंट पॉइंट कहलाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ अ कंकरेंट पॉइंट कि अगर एक से ज्यादा लाइंस एक ही लाइन पॉइंट से पास करे तो वो जो पॉइंट है वो कंकरेंट पॉइंट कहलाता है या कंकरेंसी पॉइंट कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पर मिले तो वो जो पॉइंट होता है वो कंकरेंट पॉइंट कहलाता है। तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है किसी और, मतलब फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस क्या है जी? 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस अगर एक ही पॉइंट से गुजरे या एक ही पॉइंट पे अप्लाई की जाए तो वो जो पॉइंट होगा वो कंकरेंट फोर्सेस का पॉइंट होगा। तो यानी सबसे पहले आपने इन लाइंस की अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट कैसे करनी है? पहले एक्स कंपोनेंट m1x, फिर जो ये जो y है ये इधर आके -y हो जाएगा प्लस c1 हो जाएगा। इसी तरह m2x ये y इधर आके -y हो जाएगा प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। फिर m3x y इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया, फिर प्लस c3 इक्वल टू 0। तो कंपोनेंट की डेफिनेशन ये है कि कंपोनेंट जब आपके पास 3 लाइंस होती है तो आपके पास x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिखा जाता है। फिर x का कोफिशिएंट दूसरी लाइन का, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कांस्टेंट, फिर तीसरी लाइन का x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, और उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देते हैं आप। फिर अगर आप उस डिटर्मिनेंट को खोलें तो जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा वो चीज मतलब कंकरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास रिजल्ट होगा। तो हमने कंडीशन बेसिकली चेक करनी थी, जबकि ये बता दिया गया था कि तीनों लाइंस कंकरेंट है। तो अगर ये कंकरेंट है तो इनका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए जी? 0 के। सबसे पहले आपने तीनों लाइंस को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद आपने उनके जो कोफिशिएंट्स थे x, y और कांस्टेंट लाइन बाय लाइन उसको अरेंज करके लिख लिया, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन का। फिर आपने क्या किया? उनका डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ओपन किया गया है जी वो है एक्सपेंडिंग बाय r1, एक्सपेंडिंग बाय, तो पहली रो से आपने एक्सपेंड किया है जी। अब आप देखें पहले m1 कॉलम रो खत्म, बाकी माइनस ये वाला और माइनस फार्मूले का, तो ये प्लस हो गया, कॉलम रो खत्म, बाकी 1 2 3 4 ये क्वांटिटीज आपके पास बच गए। फिर ये c1 आ गया, c1 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, m2 -1, m3 -1 आपने लिख दिया जी यहाँ पे। अब आपने इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लीजिए जी। ये जो आपके पास मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन आपके पास आ गई जिसमें ये तीनों लाइंस आपस में क्या होंगी जी? कंकरेंट। इसको मजीद आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना करना चाहे आप मल्टीप्लाई कर दें या मतलब अरेंज कर लें, तो इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस माइनस कर सकते हैं, तो मतलब जितना आप एक्सप्लेन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये भी सफिशिएंट है, ये रिजल्ट इनफ है, आपको इसके नंबर पूरे मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर ऑफ टाइम अपेयर्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। ये हर बोर्ड में तकरीबन आता है, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, फैसलाबाद, सरगोदा, तो मैक्सिमम बोर्ड में ये क्वेश्चन अपेयर हुआ है। नंबर ऑफ टाइम एंटी टेस्ट में ये क्वेश्चन अपेयर हुआ पड़ा है। टेक्निक हुई है जो मतलब मैंने अभी आपको बताई। पूछा क्या गया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द लाइंस 1 2 3 मीट एट अ पॉइंट। ये मैं अभी आपको डेफिनेशन बता के गया हूँ कंपोनेंट की, कि जब दो या दो से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पर मिलती है, इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहलाता है और वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या कंपोनेंट पॉइंट भी कहलाता है। तो आप देखिए सिंस गिवन लाइंस आर कंपोनेंट, तो कंपोनेंट है तो सबसे पहले आप देखिए क्या ये अरेंज है, पहले x वाला कंपोनेंट है, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट। ओके जी, ये अरेंज्ड है। तो आप देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 2, y का -3 और कांस्टेंट -1। इसी तरह x का कोएफिशिएंट 3, y का -1 कांस्टेंट -5 और x का कोएफिशिएंट 3, y का p और कांस्टेंट 8। अब आप इसका डिटरमिनेंट ओपन करें एक्सपेंडिंग बाय r1। तो जब हमने डिटरमिनेंट ओपन किया 2 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, -1 5 -5 p 8 -8 + 5 p लिख दिया आपने, फिर +3 और मूल्य का नेगेटिव जो आप कोफैक्टर में इस्तेमाल करते हैं, और ये माइनस एलिमेंट का, तो ये +3 हो गया। तो ये कॉलम और ये रो डिलीट, 8 × 3 24 + 15। ओके जी, -1 एंड में, तो ये आपके पास कॉलम खत्म और ये रो खत्म, तो पीछे 3p + 3 बच गया आपके पास। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें जी, -16 10p 72। अच्छा, इसको सम अप भी कर सकते हैं, ये 39 बन जाएगा, 39 3 117, अलग-अलग करके भी वो अगेन 117 ही बनेगा। तो इसका साइन चेंज हो गया, -3p -3। अब जब आपने सारे को सिंप्लीफाई किया, ये क्या बना जी 7p, कांस्टेंट में जो बचा वो 98 दूसरी साइड में जाके नेगेटिव हो गया, 7 से डिवाइड कर दिया तो p आपके पास -14 हो गया। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। Now students, we are going to move question number 6 from the same exercise 4.4. The question is, show that the lines, these three lines are congruent. So the first part of this question, we have to prove these three lines are congruent. And I already told you what is the definition of congruent and how you can prove the lines are congruent in my previous question or lecture. And the third line bisect the angle formed by the first two lines. Okay, the second part of this question, the third line bisect the angle formed by the first two lines. पहले दो लाइन से जो एंगल बन रहा है और थर्ड लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल इसमें चलिए जी, मैं पहले पार्ट को प्रूव करता हूँ, फिर मैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाऊंगा। These are the three lines and first of all I want to prove that these lines are congruent. तो ये congruent कब होगी? जब आप इनके कोफिशिएंट को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और कहेंगे जी इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। तो देखें L1 का कोफिशिएंट क्या, 4 -3 -8 4 -3 -8 3 -4 -6 3 -4 -6 1 -1 -2 1 -1 -2। The three lines are congruent if the determinant is equal to 0। तो डिटरमिनेंट 0 होगा तो आपके पास क्या आएगी, तीनों लाइन से कॉन्ग्रुएंट होगी। तो देखें आप भूल जाएंगे इक्वल टू 0 है, अभी आपने इसका डिटरमिनेंट ओपन करना है R1 से, तो पहले आप 4 से देखें जी, जैसे 4 से करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, -4 -6 -2 -4 -2 -8 और +8 और -6, तो ये आपके पास 2 बच गया। फिर आपके पास जी यहाँ पे जी -3, फिर आप -3 से इसको देखें जी, ये कॉलम है, ये रो डिलीट, तो फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 3 -2 -6 और +6 0 हो गया। फिर -8 से जब आप इसको ओपन करेंगे, ये कॉलम ये रो डिलीट, ये -3 +4, तो पीछे आपके पास क्या आएगी जी 4 × 2 8 और -8, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट इसका किसके बराबर हो गया जी, इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि तीनों लाइंस आपके पास क्या है, कंपोनेंट है, यानी कि तीनों लाइंस ये L1 L2 और ये L3 एक ही पॉइंट पे मिल रही है। अब जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या है, देखिए मैंने ज्योमेट्री भी वैसे ही बनाई है। The third line bisect the angle formed by the first two lines. अच्छा, लेट्स सपोज कि ये दोनों लाइंस आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं।
तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, यानी कि जो L3 है सपोज करने के 90 डिग्री है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक एंगल सपोज कर दिया दैट इज 90 डिग्री। तो L3 जब इन दोनों लाइंस के दरमियान से गुजरती है तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। तो ये उसने पूछा, यानी कि ये अगर आपके पास L1 लाइन वाला एंगल थीटा 1 है तो ये आपके पास थीटा 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ओके जी, वी आर गोइंग टू प्रूव नाउ। सबसे पहले तो आपने अब जब एंगल्स आपने निकालनी जी, लाइन जब आपको दी गई है आपने उनकी स्लोप निकालनी है। अगर आपने उनके दरमियान एंगल निकालना है या डायरेक्शन निकालनी है तो आपको पहले उनकी स्लोप निकालनी है, और स्लोप का फार्मूला आपके पास क्या है, माइनस ए ओवर बी, where a is the coefficient of x and b is the coefficient of y। ओके जी, पहले L1 लाइन की स्लोप मैंने किससे इंडिकेट की, M1 से, और माइनस ए और बी मतलब x a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y इज b। ये हो गया जी 4/3 नेगेटिव, और यहाँ पे देखिए जी y के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो आंसर आपके पास 4/3 है। अब इस लाइन की आपने स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ L2, तो L2 की स्लोप आपके पास क्या है जी, M2 से इंडिकेट की है, which is equal to minus a over b। What is a? That is 3. What is b? Minus b minus 4। तो minus minus plus हो गया 3/4 हो गया। Slope of L3 that is indicated by M3। So minus a over b, what is a1? क्योंकि ये फार्मूला नेगेटिव फार्मूला जो ये जो माइनस ए फार्मूले का कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ y -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +1 होगा आपके पास। तो अब आप देखिए आपके पास स्लोप L1 की भी आ गई, L2 की भी आ गई, L3 की भी आ गई। अब आपने एंगल को फाइंड आउट करना है, तो एंगल को फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अभी आप देखें, मैं दोबारा बताने लगा हूँ, L1 और L2, इसकी स्लोप सपोज कर लें जी M1 है और इसकी स्लोप M2 है। तो आपने ये थीटा निकालना है बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, तो इसको इंडिकेट करते हैं टेन थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा जी M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। तो अब आप देखें कि पहले आप किसका एंगल निकाल रहे हैं जी, एंगल बिटवीन L1 एंड L3। देखिए जी ये फार्मूला मैंने आपको बताया, M1 माइनस M2, ये आ जाएगा इस यहाँ पे, L1 की स्लोप M1, इसकी स्लोप M3, इसकी स्लोप M2, तो ये आपके पास आ गया M1 माइनस M3, M1 माइनस M3 और 1 प्लस M1 M3। अब आप देखिए M1 की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है 4/3, M3 की वैल्यू 1 है, तो 4/3 माइनस 1, 1 प्लस 4/3 इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले इसका 1/3 हो गया, इसका एलसीएम लेगा तो आपके पास 7/3 हो गया, 3 से कैंसिल तो 1/7 आपके पास है। तो ये आपके पास आ गया जी tan θ 1। अब आप देखिए जी tan θ 2 एंगल बिटवीन L2 एंड L3। तो अब आप देखिए ज्योमेट्री इसकी, अब M3 देखिए हेड माइनस टेल करना, तो इधर से भी ये हेड था, M3 माइनस M2, M3 माइनस M2, नीचे 1 प्लस M2 M3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M3? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2? 3/4, 1 माइनस 3/4। तो इसका एलसीएम लिया आपने, सिंप्लीफाई किया 1/4, इसको सिंप्लीफाई किया 7/4, 4 से कैंसिल तो 1/7। तो आप देखिए tan θ 2 क्या है जी 1/7, tan θ 1 क्या है जी 1/7। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन tan इनवर्स दोनों तरफ इंप्लाई कर दूं तो मुझे पता है जी, आपको भी पता होना चाहिए tan इनवर्स अगर tan के साथ आ गया और थीटा आ गया साथ तो इक्वल टू थीटा होता है। तो समझिए दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर दिया, इसलिए थीटा 1 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे थीटा 2 बच गया। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या आ गया जी, L3 क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, L1 को और L2 को। So this is the end of this lecture. Hope you understand. Thank you very much.